एक आदमी गंदा निकल जाए या दो आदमी गंदे निकल जाए तो इसका मतलब पूरा वक्फ बोर्ड आप उस पर काबिज नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं वो पेच फंसा दिए हैं जिससे एक समुदाय को नुकसान। जो चीज़ ऑलरेडी सही चल रही है, हाँ अगर उसके अंदर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सत्ताधारी पार्टी इस बात से शायद अनभिज्ञ है कि इस देश में और जातियों के लोग भी रहते हैं। ये जो आंदोलन है ये अपनी स्वतः आज़ादी के उसी आज़ादी का दूसरा रूप है। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान तो रक्षित है, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं, जहां पर वक्फ बोर्ड को लेकर के मुस्लिम समाज को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है और सांप्रदायिकता माहौल जो लगातार देश में खड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के एक प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जुड़ते हैं इन्हीं से और सीधा सवाल करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? फैसल हसन। फैसल जी, आपको भी लगता है क्या जो पिछले दिनों 10 साल में अचानक से वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल आ गया है, संशोधन बिल, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या लग रही है? सिर्फ सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से एक मुसलमान जो एक धर्म है उसको टारगेट करना। जो कि ये जो वक्फ बोर्ड का मसला है ये एक यतीम और मिस्किनों का पैसा है और प्रॉपर्टियां हैं, इन पे आप सिर्फ वहीं पर ही उसका इस्तेमाल कर सकते। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का नहीं है। कि जहाँ पे आपका हिंदुस्तान में कोई ज़रूरत पड़ रही है, कोई रेलवे है या सिविल्स का है या नेवी का है, इसमें आपको कोई है तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल ही उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनारे कर दीजिए। अब जो मिस्किनों का पैसा होता है वो गरीब और गुरबों में काम आता है। अब जैसे मस्जिदों के अंदर इमाम है, उनके लिए काम आता है। अब आज इतना टाइम हो गया कि मस्जिदों के इमामों की तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसका कहाँ से निकालेंगे? सरकार ही तो देगी। और सरकार के पास एक वक्फ बोर्ड दे रखा है, कुदरती मिला हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल ही कैसे ख़त्म कर दोगे? ऐसे गलत है। सरकार का कहना है कि इससे भ्रष्टाचार कम होगा, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा वक्फ बोर्ड चलेगा, तो दिक्कत कहाँ पे? नहीं, भ्रष्टाचार तो ये होता है कि जब आप उसके अंदर पेश कर दोगे भ्रष्टाचार हो रहा है। अब ये वक्फ बोर्ड अब से नहीं, एक ज़माने से है, तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कौन भ्रष्टाचार में है और कौन नहीं है। अभी हाल फिलहाल में अमानतुल्लाह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उन्होंने वक्फ का पैसा गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया। तो ये सब तरीके हैं, ये सब बातें हैं जिसके बाद सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहती है वक्फ बोर्ड को। नहीं, वो बात सही है। अमानतुल्लाह साहब भी थे और भी बहुत सारे थे। आप कोई भी हो, कोई भी गलत काम कर रहा है तो आपको एजेंसी में बैठना ज़रूरी है, उसके करने चाहिए, इंक्वायरी भी करनी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप इंक्वायरी की ना, एक आदमी गंदा निकल जाए या दो आदमी गंदे निकल जाए तो इसका मतलब पूरा वक्फ बोर्ड आप उस पर काबिज नहीं कर सकते। वक्फ बोर्ड एक आदमी का नहीं है, वक्फ बोर्ड पूरे मुसलमानों का है, तो इसलिए नहीं हो सकता। संशोधन की बात की जा रही है, महिलाओं को उसमें जगह दी जाएगी। इस वाले जो संशोधन को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर सरकार ये अमेंडमेंट करेगी वक्फ में? नहीं, वक्फ के अंदर जो है सिर्फ जो प्रॉपर्टियां हैं, जो स्कीम है, वो उसके अंदर ही उसके तरीके से चलेगी। अब उसमें महिला हो या जेंट्स हो, जो इसको आगे बढ़ा सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं पड़ती। सर, आपका क्या नाम है? उमर फारूक। उमर जी, आपको क्या लगता है जो महिलाओं की भागीदारी की बात की जा रही है और गैर मुसलमान की भागीदारी की बात की जा रही है संशोधन के जरिए, ये कैसी कदम होगी? नहीं मैम, असल में क्या है, ये जो बिल ला रहा है इसमें इन्होंने एक समुदाय को टारगेट करा गया। इसमें खुल के ये बात नहीं कर रहा है कि इसमें नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है। मकसद ये, इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं समुदाय को, चाहे वो ट्रिपल तलाक पे हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हो या वक्फ अमेंडमेंट बिल पे हो, क्योंकि इन्होंने हमेशा कहीं ना कहीं वो पेच फंसा दिए हैं जिससे एक समुदाय को नुकसान। लेकिन सरकार कह रही है महिला विरोधी कहीं ना कहीं आप लोग हैं। अगर महिलाओं को हिस्सेदारी मिल जाएगी वक्फ बोर्ड के अंदर तो इसमें दिक्कत क्या है? मैम, हमारे इस्लाम में तो महिलाओं को शुरू से हिस्सेदारी है, उसका शुरू से हमने उनको अपनाया है और उनको सम्मान फर्स्ट प्रायोरिटी पे दिया गया है। ये तो उन्हें पता ही नहीं, अगर वो हमारे से बात करें बैठ के तो उनको सब कुछ बताया। फिर वक्फ का क्यों, आप वक्फ अमेंडमेंट की खिलाफत क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक समुदाय के खिलाफ जा रही हैं। जो चीज़ ऑलरेडी सही चल रही है, हाँ अगर उसके अंदर कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जेपीसी में पूरा मामला जा चुका है, वहाँ पर भी हर दिन मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। क्या लग रहा है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? क्योंकि विपक्ष तो पूरी तरीके से विरोध में नजर आ रहा है। नहीं, इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा और जो विपक्ष है वो मजबूती के साथ कामयाब हो। क्योंकि आप जहाँ खड़ी हुई है जंतर मंतर पे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो ये मुहिम छेड़ी है, इसके अंदर हम कामयाब होंगे। वो पार्लियामेंट के अंदर इस चीज़ को कामयाब कराने में कामयाब होंगे।
सर आपका क्या नाम है? नरेंद्र भीखूराम जैन। नरेंद्र जी, आपको भी लगता है कि जो मुसलमान भाई जो पक्ष रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, एक धर्म में इंटरवीन करने, आपको भी ऐसा लगता है क्या? शायद आपको ज्ञान हो, इस देश की 75 साल की आज़ादी झूठी है। झूठी क्यों है? क्योंकि जब तक इस देश के संविधान को, जिस संविधान के लिए हमारे बुजुर्गों ने आहुतियाँ दी, जानें दी, शहादतें दी, उस संविधान को लागू करने में आज भी कमी है। वो कमी क्यों है? अगर आप संविधान को उठा कर देखें तो संविधान क्या है? कायदा है, एक रूल है, एक रेगुलेशन है। एक परिवार जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार एक देश चलता है। देश एक परिवार की तरह है। उस परिवार में, उस देश के अंदर अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। आज सत्ताधारी पार्टी ने एक अमुक जो मामला है, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, चाहे जैन मंदिरों का हो, चाहे क्रिश्चियंस के चर्चों का हो, इस तरह के मामले रोज़ अखबारों में, रोज़ सुर्खियों में आते हैं। ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि सत्ताधारी पार्टी इस बात से शायद अनभिज्ञ है कि इस देश में और जातियों के लोग भी रहते हैं। भारत केवल एक किसी अमुक जाति का देश नहीं है। भारत एक मल्टी रिलीजन देश है, जिसमें हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियन वगैरह। तो मैं समझता हूँ कोई भी आप ऐसा कानून जो लाते हैं, वो कानून सबकी राय से होना चाहिए, ना कि एक डिक्टेटरशिप के आधार पर होना चाहिए। तो सबकी राय तो ली जा रही है, जेपीसी का गठन कर दिया गया है, तमाम उसमें विपक्षी दल, एक चर्चा हो रही है और चर्चा में कई बिंदु अच्छे तो हैं। महिलाओं को भागीदारी दी जा रही है, गैर मुसलमानों को भागीदारी दी जा रही है। जो आपने चर्चा की जेपीसी, अब जेपीसी आप अपने कमरे में बैठ के करिए, लेकिन सवाल क्या है? आवाम क्या कहती है? आवाम क्या कहती है? ये सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर आवाम सिर्फ वोट डालने के बाद आवाम का रोल ख़त्म हो जाए तो फिर आवाम की ज़रूरत ही ना है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट हो गया, 5 साल के बाद आप अपना हुकूमत करो। तो ये जब तक आप डेमोक्रेसी को आवाम के आधार पर नहीं चलाएंगे, इस देश के अंदर अभी 75 साल में, मैं तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है। आज़ादी अभी अधूरी है क्योंकि अभी इस देश में 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो क्या इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी शहादतें दी? करते तो है ना, उस 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन देती है, लगातार उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब वो गरीब है ना। जब 80 करोड़ लोग सरकार की लिस्ट में हैं, जी जी जी, जब 80 करोड़ लोग सरकार की लिस्ट में हैं, ये तो लिखित हैं। जो अनलिखित है, मैं कह रहा हूँ 99% लोग इस देश में गरीब हैं। आप अपने आप को क्या समझती हैं? अमीर समझती हो? क्या मैं अपने आप को अमीर समझता हूँ? इस यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं कोई अमीर नहीं है। अमीर केवल वो लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। 99% लोग इनकम टैक्स नहीं देते इस मुल्क में, तो उनके पास रोजगार ही नहीं है। अभी बहुत लंबी लड़ाई है, अभी रोजगार की लड़ाई है, अभी सिर पे छत की लड़ाई है, अभी रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है। लेकिन सरकार तो कह रही है एक हो जाइए, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, काटने वाले जश्न मनाएंगे। सरकार कुछ भी कह सकती है, सरकार का काम कहना है, उसको अमल करना नहीं है। सरकार आज तक 75 सालों में, आप मुझे बताइए इस देश की गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठे? मुझे ये बताइए इस देश में रोजगार कितना है? और आखिरी में आप पर कैपिटा इनकम की बात करिए। जब हम देश की जीडीपी के आधार पर देश की जनसंख्या की बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम इस मुल्क में 6,000 रुपये सालाना है। क्या एक व्यक्ति 6,000 रुपये सालाना पे जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। बहुत दूर है अभी दिल्ली। सरकार तो विकसित भारत की बात कर रही है, 2047 तक कह रही है पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे। लगातार देश में तरक्की हो रही है, इस तरीके की दावे किए जा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टियों की चाल है। 2047 तक आप सत्ता में उन्हें रखें तो 2047 में जो भारत विकसित होगा वो 2047 तक आप मुझे रखें सत्ता में तो मैं विकसित करूंगा, लेकिन उसके आधार पर रोड मैप तो नहीं दिख रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि कनॉट प्लेस जाना है और आपको सड़क ही ना दिखाऊं तो कैसे पहुंचेंगे? तो देयर हैज टू बी अ वाइट पेपर, देयर हैज टू बी अ रोड मैप, जिससे आम जनता को उसकी खुशबू आए, उसकी दिशा दिखे। यहाँ सब अंधकार है, इसलिए इस देश के अंदर आंदोलन क्यों होता है? अगर हम इतिहास में जाएं, जब देश की आज़ादी के लिए, जब भारत के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते थे कि हमें आज़ादी चाहिए, वो आंदोलन था, वो आंदोलन आज़ादी के था, आज़ादी के लिए था। परंतु ये जो आंदोलन है ये अपनी स्वतः आज़ादी के, उसी आज़ादी का दूसरा रूप है। अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। लेकिन लोग तो कहते हैं 2014 के बाद देश आज़ाद हो गया है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, मोदी सरकार पूरी तरीके से बनी है। वो कौन कहता है? गोदी मीडिया।
या अंधभक्त। इस मुल्क के अंदर 85% लोग बहुजन मूवमेंट के हैं, जो ये नहीं कहते। 15% लोग कहते होंगे। और इस देश के अंदर सत्ता किसके पास है? 15% लोग। एक आवाज़ है, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, ये डेमोक्रेसी का रूल है। लेकिन 85% लोग सत्ता से बाहर हैं और 15% पिछले 75 सालों से सत्ता में हैं। आज मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट लीजिए, हाई कोर्ट लीजिए, IAS लीजिए, IPS लीजिए, कितने लोग 85% की आबादी वालों में से हैं? नहीं है, क्योंकि उनको थ्रेशोल्ड पर ही काट दिया जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त संविधान के साथ उल्लंघन है। और जब तक इस मुल्क के अंदर संविधान को सच्चे रूप से, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमारी जन्म पत्री है। संविधान हमारा जादू का वो छड़ी है जिससे आप, मैं और इस देश का हर बाशिंदा खुशहाल हो सकता है। अगर आप किसानों की समस्या लीजिए, आज आप SC ST की समस्या लीजिए, आप माइनॉरिटी जैन्स की समस्या लीजिए, मुसलमानों की लीजिए, क्रिश्चियंस की लीजिए, हर पल समस्या है, हर जगह समस्या है, क्योंकि कहना कुछ और करना कुछ। तो क्या आपको लगता है उसी संविधान की रक्षा करने की जरूरत आ पड़ी है जो माहौल इस समय देश के अंदर दिख रहा है? संविधान की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। संविधान तो रक्षित है, लेकिन संविधान को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। अगर अलफ बेते और ABC हम पढ़ेंगे तो जाहिर बात है Z पर पहुंचेंगे। जब ABC ही नहीं पढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में कहा कि जिस तरीके से संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को नहीं मान रही है और उसके विपरीत चलकर देश में जो पूरी सिस्टम एक तरीके से बन चुका है, खासतौर से इलेक्शन कमीशन को लेकर के उन्होंने कहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन किसके तहत है, किसके मातहत है? ये मातहत है सत्ताधारी पार्टियों के। आज इतनी बार आपने सुना होगा EVM का घोटाला। अरे EVM को अमेरिका ने भी EVM को डिस्कार्ड करा है, ये तो आप भी समझते हो। तो हमारे देश के अंदर जब EVM के ऊपर इतनी बात आ रही है तो उस बात को हमें गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जिस प्रकार इस देश की आज़ादी की आवाज़ उठाकर हमारे बुजुर्गों ने जाने दी हैं, वो देश दोबारा से खुशहाल हो। आखिरी सवाल सर, आप लगता है आप उस समाज से आते हैं जिस समाज को बार बार इकट्ठा करने की बात सरकार कर रही है, डराने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग खतरे में हैं, तो क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके का माहौल धरातल पर है या महज ये चुनावी बातें? ये माहौल ही है, तभी ये। मैं जैन समाज से आता हूँ। जैन समाज माइनॉरिटी होती है और माइनॉरिटी इसलिए होती है, हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैन वो कौम है जो 25% राजस्व देती है भारत सरकार को। 26,000 गौशाला इस देश के अंदर चलती है। लेकिन RSS कह रहा है सब भूल जाओ, जाति भूल जाओ, धर्म भूल जाओ, पूरे एक हो जाओ, सभी हिंदू एक हो जाओ, सभी जैन भूल जाइए, सभी हिंदू एक हो जाओ। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छा नारा है, लेकिन उस हिंदुत्व का जो नारा है, उस हिंदुत्व में भारत एक हो जाओ क्यों नहीं होता? अगर हम ये कहें, किसी जर्मन से आप मिलते हैं, किसी रशियन से आप मिलते हैं, वो कभी ये नहीं कहता मैं क्रिश्चियन हूँ या ईसाई हूँ या मैं मुसलमान हूँ, वो ये कहता मैं रशियन हूँ। हमें पहले भारत को एक करना है, ये मेरा मैसेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, चर्चा कर रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सत्ताधारी लोग हैं उनको इस तरीके के नारा देने की जरूरत है कि भारत एक हो जाओ, लेकिन उसके विपरीत सरकार की तरफ से लगातार बांटने की बात की जा रही है। आपकी क्या राय, हमसे जो साझा कीजिएगा।